हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसको कि इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं नाम से, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होता है कूलम्स फोर्स? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे डिफरेंस है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से केवल अट्रैक्टिव होता है, कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में पूरा थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है यहाँ पर हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कूलम्स फोर्स होता क्या है? तो कूलम्स फोर्स हम लोग कभी भी लेते हैं तो हम लोग चार्जेस के बीच में लेते हैं, कि चार्जेस का बीच का दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चार्जेस, यानी कि दो भी चार्ज हो सकता है, दो से ज़्यादा भी चार्जेज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि दो लाइक चार्जेज लेते हैं, प्लस प्लस लेते हैं या माइनस माइनस चार्ज लेते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी कि इस दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगता है, ये कैसा फोर्सेस लगता है, तो ये लगता है रिपल्सन फोर्सेस लगता है, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन यही हम लोग अगर एक प्लस ले और दूसरा क्या ले, माइनस ले, तो इस केस में जो फोर्स लगता है, ये फोर्स कैसा होता है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये अट्रैक्शंस होता है। इस दोनों चार्जेज में एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है। अब ये फोर्स जो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा है या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि है क्या। तो चलिए तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो कूलम्स लॉ बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज the force of attraction और repulsion between two point charges is directly proportional to, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका कर रहा है, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या करता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। जैसे कि हम लोग बात करें कि हम यहाँ पर दो ठो चार्जेस ले लिए, एक Q1 ले लिए और दूसरा क्या ले लिए, Q2 ले लिए, और दोनों का बीच का सेपरेशंस को हम लोग क्या मान लिए, R मान लिए। ये दो चार्जेस A एंड B, एक का चार्ज क्या है, Q1 है और एक का Q2 है। यानी कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, जिसको हम लोग कूलम्स फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स जो होगा दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर क्या लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जिसका मतलब होता है कि ओनली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन बनाने वक्त। नेगेटिव साइन हमको क्या बताएगा कि डायरेक्शंस किधर होता है फोर्स का, यानी कि अट्रैक्टिव होगा नेचर में कि रिपल्सिव होगा। लेकिन प्रॉब्लम को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा प्लस लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर, यानी कि उस पॉइंट चार्जेस का सेंटर का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि एकदम क्लियर बात है कि जैसे कि हम लोग कोई भी दो ठो चार्जेस लेते हैं, जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो या रिपल्सिव हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको डिस्टेंस बढ़ाते जाए तो ये फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, जनरली वहाँ पर कोई ना कोई हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट क्या लिए, Q1 Q2 बाई क्या लिए, R स्क्वायर। अब ये K क्या है, K को हम लोग बोलते हैं, K को हम लोग, ये K जो क्या है, K को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। K को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि यहाँ से प्रोपोर्शनल जो साइन हटाए तो कुछ तो वैल्यू लेंगे, तो वही K है। K को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम कूलम्स कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एकदम कवर करने वाले। ये जो वैल्यू होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, विच वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस का बीच का मीडियम क्या है। अगर दो चार्जेस का बीच का अगर मीडियम अगर एयर हो तो फोर्स क्या होगा, दो चार्जेस का बीच का अगर मीडियम अगर लिक्विड होगा, यानी कि वाटर ले लें या कोई ऑयल ले लें, तो उस केस में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट हो सकता है। यानी कि मीडियम बदलने की वजह से K का वैल्यू अलग अलग होगा, जिसके वजह से फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि F का वैल्यू भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे जानते हैं कि ये होता क्या है, थोड़ा सा और इन डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि है क्या। ठीक है, पॉइंट चार्जेस क्या लेते हैं, क्योंकि जो कूलम्स, अगर हम बात करें कि कूलम्स
लॉ का, तो कूलम्स लॉ का एक सबसे खासियत बात है कि ये जब भी हम लोग लगाते हैं एक पॉइंट चार्जेस के लिए लगाते हैं। ये हम लोग कोई भी बॉडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई बॉडी का अगर अप्लाई करना भी है तो उसको सबसे पहले पॉइंट चार्जेज में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट चार्जेज है क्या, इसके बारे में थोड़ा जाने। तो पॉइंट चार्जेज हम लोग बोलते हैं कि जब, यानी कि व्हेन साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल as compared to their separations, then it is treated as the point charges। यानी कि फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि हम लोग को स्टार कैसा दिखाई देता है, तो स्टार हम लोग को एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि स्टार का साइज छोटा है, स्टार का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को इसलिए पॉइंट चार्ज दिखाई देता है क्योंकि सेपरेशंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। पॉइंट चार्ज हम लोग वही बोलते हैं कि मतलब साइज कितना ही बड़ा हो, सेपरेशन बढ़ा देंगे तो एक पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी एक कूलम्स फोर्स लगाएंगे तो एक पॉइंट चार्जेस के लिए लगाएंगे, तब जाके फॉर्मूला सही होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि क्योंकि ये फोर्स जो भी हो, फोर्स जब भी हम लेते हैं तो फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग जैसे देखें कि दो चार्जेज जो लिए थे, एक का Q1 मैग्नीट्यूड, दूसरे का Q2, और एक का चार्ज का नाम A और एक चार्ज का नाम B, और दोनों का बीच का दूरी कितना था, R था। तो सबसे पहला चीज कि ये दोनों का बीच का जो भी फोर्सेस लगता है, तो फोर्स हमेशा जो होता है ना, इसके एक्सिस के अलोंग लगता है। कभी भी कूलम्स फोर्स जब भी लगता है ना तो उसके एक्सिस के अलोंग लगता है। अभी नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लगा देना है, वैसा नहीं लगेगा। कभी भी फोर्सेस लगेगा तो ये ऐसा नहीं कि ऊपर लगा देना है टेढ़ा मेढ़ा फोर्स, नहीं, ये कभी भी लगाना है एक्सिस के अलोंग। या तो अट्रैक्टिव हो या तो रिपल्सिव हो। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा तो एक्सिस के अलोंग, रिपल्सिव भी होगा तो एक्सिस के अलोंग, जिसके अलोंग चार्जेज है। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही लगाएगा। और क्यों लगाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हमेशा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड देयर अपोजिट रिएक्शंस। यानी कि कभी भी फोर्स किस में होता है, पेयर में मिलता है, कभी भी फोर्स सिंगल नहीं मिलता है। यानी कि एक फोर्स कभी नहीं मिलेगा, कभी भी किस में मिलेगा, पेयर में। जैसे कि अगर Q1 Q2 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो Q2 भी Q1 को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो देख लेते हैं कितना लगाएगा। अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये कितना फोर्स लगाएगा हम लोग देख लेते हैं। फोर्स ऑन A ड्यू टू B ये कितना वैल्यू होगा, दम आराम से दम समझते चलना है। फार्मूला क्या था, कूलम्स फोर्स का फार्मूला क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम लोग यहीं पर फार्मूला को डालते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको हम लोग किस में लिखें, वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस किधर बताएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो B अपने तरफ इसको क्या करेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये अपने तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसका डायरेक्शंस किधर होगा, A टू क्या होगा, B, यानी कि ये अपने तरफ अट्रैक्ट किया। अगर इसी तरह हम लोग ले लेते हैं कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी A इसको किधर का तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ लगाएगा फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू ये अपने तरफ अटैक करना चाहेगा। यानी कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब डायरेक्शंस किधर होगा फोर्स का, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी A अपने तरफ खींच रहा है तो डायरेक्शंस किधर हो जाएगा, B टू A, यानी कि ये हो जाएगा B टू A। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसी को हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसी को एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, देखते हैं XBA इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा। तो हम लोग एक वेक्टर का एक सबसे बड़ा अच्छा एक नियम होता है कि वेक्टर में जब भी हम लोग बात करते हैं तो A से B अगर कोई वेक्टर हो, यानी AB लिखा हो, और कभी उसको मन करे कि हम डायरेक्शंस को चेंज करें, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव में -BA हो जाता है। यानी कि उस केस में इसका वैल्यू कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
और ये हम क्या करें, डायरेक्शंस बदलना चाहते हैं, फोर्स से क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन बदलना चाहते हैं। बी से ए है तो हम ए से बी करना चाहते हैं, ए से बी। तब ये वैल्यू ओवरऑल कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये ओवरऑल वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 से हम देखें तो मेरे को क्या मिलने वाला, यानी कि ओवरऑल हम बात करें कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से हमको क्या मिलने वाला है, तो देख लेते हैं। इसको हम फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो इससे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना है। ये क्या है, ये जो इतना पार्ट है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर ए से लेकर बी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर ए से बी, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को हम लोग एफ ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी, और ये वैल्यू किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में आया, जैसे कि यहाँ पर भी नोट्स में भी दिया हुआ है कि जैसे फोर्स ऑन 1 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ए हो या 1 हो सब चलेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये वैल्यू दिया है, और फोर्स ऑन Q2 यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये वैल्यू दिया है, यानी कि दोनों से हमको क्या वैल्यू है, ये आया। हम इस डेरिवेशंस को कंप्लीट कर दिए, कैसे आएगा। हाँ, यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि ये जो फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है। कैसे, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये फोर्स लिया जाए या ये फोर्स लिया जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो यही बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड दे आर अपोजिट रिएक्शंस, यानी कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। एंड एक्शन एंड रिएक्शंस ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, तो टू डिफरेंट बॉडी हो भी गया। ये Q1 चार्ज पर लग रहा है एक बार फोर्सेस, और एक बार क्या इस पर लग रहा है, Q2 पर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते रहना है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं अगला कि हम लोग क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर, यानी कि इन टर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर में हम लोग कूलम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि देखते हैं कि कैसे भी पोजीशन वेक्टर के टर्म में ये तो हम क्या करते हैं, फिर से हम वापस 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं, फिर से वापस यहाँ से ये ए नाम, इसका नाम बी, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 और इसका कितना, Q2। ठीक है, दोनों का बीच का दूरी अभी हम क्या करते हैं कि दूरी हम दोनों का। अब हमको क्या लेना है, तो इसको हम लोग को पोजीशन वेक्टर का टर्म में लेना है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का टर्म में, यानी कि हम ये पॉइंट मेरे को दिया रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट होना, कोई भी कोऑर्डिनेट को, जैसे P पॉइंट है, X, Y और Z, इसको पोजीशन वेक्टर में लिखा जाता है ना, तो इसको हम लिखते हैं R, ये X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। X एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I लेते हैं, Y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर J लेते हैं, और Z के अलॉन्ग क्या लेते हैं, K लेते हैं। जब इसको पोजीशन वेक्टर में लिखा जाता है तो XI प्लस YJ प्लस YJ प्लस ZK यानी कि यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग देखें पोजीशन वेक्टर में लेते हैं, तो हम लोग इसके लिए पोजीशन वेक्टर हम क्या लेते हैं, R1 लेते हैं, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं, R2 लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। अब ये एक दूसरे पर दोनों फोर्स लगाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लेना है तो रिपल्सिव ले लो। ठीक है, रिपल्सिव सर अब की बार ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, रिपल्सिव ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, तो अब ये फोर्स कितना होगा, फिर से हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब क्या फोर्स को हम कैसा माने हैं, रिपल्सिव माने। अट्रैक्टिव मानना है तो अट्रैक्टिव मान सकते हो, रिपल्सिव। यहाँ क्या हो जाए फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर एक दूरी कितना दिया है, आर के जगह पर दूरी कितना दिया है, ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
अब ये फोर्स कैसा हम मान रहे हैं, अगर हमको फोर्स को डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम कैसा मानना चाहते हैं इसको। अगर हम इस फोर्स को फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अगर रिपल्सिव मान रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये कैसा फोर्स होगा, ए ड्यू टू बी, ये एक दूसरे को रिपेल किया। अगर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बोलेगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ओके ठीक है, हम लोग लेते हैं डायरेक्शंस इसका देख लेते हैं कि सर डायरेक्शंस कितना किधर होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिपेल किया, यानी कि ये डायरेक्शंस हो गया बी टू ए, बी टू ए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का पहले वैल्यू निकालते हैं। ए बी होगा कितना, ए बी अगर हमको निकालना हो तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल्स लॉ, वेक्टर्स ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस होता है। सम ऑफ टू रेगुलर साइड, ये क्या है, दो रेगुलर साइड्स, यानी कि देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है R1 प्लस ए बी इक्वल टू क्या है, R2, यानी कि सम ऑफ टू रेगुलर साइड इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट साइड, यानी कि यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो हम लोग यही वैल्यू को डाल देते हैं, यानी कि यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। और जब भी हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड का बात, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड का बात बोले तो इसको मॉड में, यानी R2 माइनस R1 का मॉड। और यहीं पर हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो इसको कोई ऐसे भी अगर लिखता है, यानी कि R1 माइनस R2 भी लिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि इसको कोई B माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा से इसको फिर दोबारा रिप्लेस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्या कर सकते हैं, दम अच्छा से दम ध्यान देना, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई ए बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी लिखना है अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम अगर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई R1 माइनस R2 का लिखना चाहता है लिख सकता है, दोनों चलेगा, का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू ये, इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर, बी ए है, बी ए का मतलब क्या हो गया, ओ बी ओ ए माइनस ओ बी, क्या होता है, ओ ए लास्ट वाला में से, आगे वाला में से, ओ ए माइनस ओ बी, सम ऑफ रेगुलर साइड, हमको बी ए निकालना है, तो ये और ये लाइन, तो यहाँ पर सम ऑफ टू रेगुलर साइड इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट साइड, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए, यानी कि R2 प्लस बी ए इक्वल टू R1, यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस बी ए का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1, यानी कि यहाँ पर अगर हमको RBA चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल हमको क्या देखने को मिलेगा, के Q1 Q2 बाई, दम ध्यान से देखना है, के Q1 Q2 बाई ये और ये दोनों टर्म क्या होता है, सेम होता है। अभी हम बताएं कि दोनों टर्म कम सेम, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिया जाए या R1 माइनस R2 का लिया जाए, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू
R1 माइनस R2 हो गया। इसी को इन टर्म ऑफ हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। इसी को हम लोग टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमको दूसरा वेक्टर का लिए बोले कि सिमिलरली हमको बोले कि सर दूसरा वेक्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो समझ में तो बात आ गया होगा। अगर दूसरा वेक्टर का हमको यूज करना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा वेक्टर के लिए यूज करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए अगर पूछ दे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पूछ दे, तो हम लोग क्या कर देंगे, के Q1 Q2, भाई नीचे वाला को कोई मतलब नहीं, एकदम सेम टू सेम R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। केवल यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर जो R1 माइनस R2 है बदल के क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, एकदम सिमिलरली, यानी कि सिमिलरली यहाँ पर वर्ड यूज कर देना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि वर्ड को हमको ज़्यादा डिफाइन करना है। ये वो जो फोर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर का टर्म है। पोजीशन वेक्टर का टर्म हमको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे बहुत सारा प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको नोट कर लेना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द कूलम्स लॉ यही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2 चल जाएगा। सिमिलरली फॉर द अगला चीज आता है कि कूलम्स कांस्टेंट क्या है, जो कि हम यहाँ पर वर्ड जो छोड़ के आए थे कूलम्स कांस्टेंट के बारे में हमको जानने के लिए कि कूलम्स कांस्टेंट होता क्या है, जो एक वर्ड हम छोड़ के आए उसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं। ये चर्चा करते हैं कि ये है क्या। तो होता क्या है, जैसे कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम तो फॉर्मूला तो सिखा दिए थे, लेकिन अगर बात बोला जाए कि के क्या है, सर के अभी तक बताया नहीं, तो ये के को ही हम लोग बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। यही क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। और कूलम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस वर्ड को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन, लिखते हैं एप्सिलॉन, पढ़ते हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पर ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ क्या है, मीडियम है। यानी कि इसका वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। यानी कि कूलम्स फोर्स क्या होता है, कुछ फोर्सेस को परमिट करता है और कुछ को परमिट नहीं करता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये क्या है, यानी कि ये जो फार्मूला ओवरऑल मेरा आएगा कितना आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो है एप्सिलॉन जो है ये क्या होता है, परमिटिविटी, यानी कि कुछ मीडियम के लिए परमिट करेगा। यानी कि ये कैसा परमिशन है, यानी कि इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। यानी कि एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा फोर्स ऑटोमेटिक घटाएगा। यानी कि इससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू जितना कम हो, इसका वैल्यू जितना कम हो फोर्स उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और इसका फोर्स वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये क्योंकि परमिट करता है इसलिए परमिटिविटी बोला गया। हाँ, अब बात आता है कि परमिटिविटी और क्या है, मीडियम। तो कभी कभी इसको बहुत सारा बुक में एप्सिलॉन M भी लिखा रहता है, तो वो भी गलती नहीं है, वो भी सही है। यानी कि इसको हम लोग लिखने का ऐसे भी फार्मूला में यहाँ पर M भी लिख सकते हैं, M से भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों सही है, बुक में भी सही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसको, अगर फॉर एयर के लिए बात किया जाए या फॉर वैक्यूम के लिए बात किया जाए, फॉर हम लोग बात करें फॉर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम लोग बात करें, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए बात करें, तो ये एप्सिलॉन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है एप्सिलॉन नॉट में। इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट में। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसको एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है जनरली इसका वैल्यू अगर हम देखा जाए एप्सिलॉन नॉट का, तो वो होता है 8.854। हाँ, यहाँ पर 53 भी होता है बहुत सारा बुक में। 8.854 इंटू 10⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा, बात आता है कि यूनिट बताइए, यूनिट क्या होता है, क्योंकि एक साल मेंस का क्वेश्चन पूछा था कि इसका डायमेंशंस क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा पहले यूनिट निकाल लेते हैं कि यूनिट होता क्या है। अच्छा से
देखते हैं तो इसका यूनिट क्या हो सकता है। ओके, तो हम फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन किस में चेंज हो जाता है एप्सिलॉन नॉट में। अब यूनिट क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं है तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहाँ ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर, यानी कि यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं कूलम्स। तो ये क्या हो जाएगा कूलम्स इंटू कूलम, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताता है कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगा बताइए सर, इसका डायमेंशन होगा तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, डायमेंशंस भी देख लेते हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q1 का डायमेंशंस क्या होता है चार्ज का IT, और इंटू क्या हो जाएगा IT बाई फोर्स का क्या हो जाएगा MLT-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा IT इंटू IT, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं I स्क्वायर T स्क्वायर। ओके, और नीचे कितना हो जाएगा M, ये क्या है L का पावर 1 और L का पावर 2, ये क्या है L का पावर 2, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा L का पावर 3 और T का पावर कितना है -2। तो जब इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा M-1 L-3 और T का पावर कितना है 2, और ये जाएगा तो +2 और I स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया M-1 L-3 T4 I2। क्या लिखा हुआ है M-1 L-3 T4 और I2। ये 2013 का मेंस का क्वेश्चन रहा है, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, इसको हम याद करना है, इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ को जानेंगे थोड़ा। ओके, तो आगे हम लोग और कुछ क्या जानेंगे कि अगर व्हेन टेकन चार्जेस इन द स्टैट कूलम, अगर चार्ज को हम लोग लेते हैं स्टैट कूलम में, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन सेंटीमीटर, देन के का वैल्यू, हाँ उस केस में कितना ले लेंगे तो 1 वैल्यू ले लेंगे, उस केस में 1 वैल्यू। कब, जब चार्ज का वैल्यू किस में लिया जाए स्टैट कूलम में। स्टैट कूलम क्या होता है, स्टैट कूलम क्या होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम को हम लोग इसको सीजीएस यूनिट जैसा ट्रीट करते हैं। तो अगर जितना भी चार्जेज है, जितना भी चार्जेज, अगर दो ही चार्ज, तो दोनों चार्ज जब भी फोर्स लगा रहे तो दोनों का बीच का, अगर उसके लिए हम लोग स्टैट कूलम वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टैट कूलम जब हम लोग लेंगे, स्टैट कूलम में चार्ज को लिखेंगे, तो उस केस में के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। हाँ, और डिस्टेंस किस में होना चाहिए सेंटीमीटर में। डिस्टेंस जो भी हम लोग आर का वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे सेंटीमीटर में, और चार्ज को किस में लेंगे, चार्ज को किस में लेंगे तो स्टैट कूलम में। जितना भी चार्ज है उसको स्टैट कूलम में, तो उस केस में के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, और बातें जानते हैं इन एसआई यूनिट में। ये तो अभी हम बता दिए के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पर वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं मीडियम बोलते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम लोग लेते हैं। और भी बातें जानते हैं कि फॉर वैक्यूम और एयर के लिए हम लोग बात करें तो उस केस में के का वैल्यू कितना लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है। हाँ, एक बात और भी चीज़ है कि सेलेक्टिव अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त हम लोग कितना बार आप साइलेंट डालेंगे, तो आप साइलेंट को डालना नहीं है, बार बार आप साइलेंट डालकर वैल्यू हम लोग नहीं ला सकते। तो हम लोग क्या कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त एक वैल्यू याद रख लेंगे कि जब भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 क्या हो जाएगा 9, ये वैल्यू। ये क्या है पूरा सॉल्व किया हुआ वैल्यू है। जैसे के इक्वल टू 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन का वैल्यू 8.854 × 10⁻−12
ये सब लेकर जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने के बाद आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्वेश्चन बनाने वक्त हम लोग ज़्यादातर यही इसी चीज़ को यूज करेंगे। कुछ बातें और जानेंगे कि अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी बोल दे तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो रेशियो ऑफ, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पर रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम लोग को निकालना है तो रिलेटिव परमिटिविटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मीडियम है यानी कि रिलेटिव कंपेयर करते हैं। हम वैल्यू कितना याद रखेंगे, सबका वैल्यू पॉइंट में वैल्यू आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव करते हैं। भाई इसका वजन आपके कंपेरिजन में कितना ज़्यादा है, रिलेटिव कितना टाइम्स, यानी कोई भी एयर के कंपेरिजन में कितना टाइम डेंसर है या रेयर है। डेंसर और रेयर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परमिट कर रहा है और परमिट नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। यानी कि इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम को लिखने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। इस चीज़ को दिमाग में दम छाप लेना है, याद कर लेना है। हाँ, हम ये दो फोर्सेस यहाँ पर बताए थे। एक बार एयर के केस में फोर्सेस होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एयर और वैक्यूम केस में। और मीडियम के केस में क्या होता है फार्मूला इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन मीडियम ले सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मीडियम का तो ये वैल्यू होगा इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम लोग 1 बाई क्या करते हैं, 2 करते हैं, यानी कि एयर बाई क्या करते हैं, मीडियम। तो एयर बाई मीडियम करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा एप्सिलॉन आर, यानी कि एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी जो कूलम्स फोर्स होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, एयर में, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन आर से क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ, एक बात और दिमाग में डाल रखना है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू फॉर एयर के लिए और वैक्यूम के लिए कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि एयर और वैक्यूम ले आया तो दोनों तरफ क्या होगा, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होगा, क्या होगा, 1। बहुत ही सिंपल है, सिंपल लॉजिकल है। इसको आपको दिमाग में एकदम सेट करके रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। ये लिखा हुआ है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिफरेंस है, ये बहुत ही अलग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला चीज कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। बात सही है, कभी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए हम एग्जांपल एक देख लेते हैं, छोटू सा एक एग्जांपल, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है वो अगला वीडियो में आपको सेपरेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक इसके बेस पर हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर लें, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को हम 1 मीटर के दूरी पर रख दिए और दोनों केस में हम इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स केस में क्या हो जाएगा फार्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स में G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो दूरी तो बराबर है तो ये आर स्क्वायर को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई G m1 m2। बहुत आसान है। K का वैल्यू कितना लेंगे, हम मान लेते हैं कि एयर में रखे हैं, तो K का वैल्यू जब एयर में हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रख लेना है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिमाग में छाप लेना, क्वेश्चन तब बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अगर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, K का वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको एकदम दिमाग। ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्जेस कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्जेस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज तो सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही। और नीचे कितना हो जाएगा, 6.67 × 10⁻11
और क्या मास कितना होता है 9.11, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ये कितना होगा 9, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ठीक है। ये कितना हो गया 6.67 इंटू ये भी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, दोनों का अलग, ठीक है। इस काट भी सकते हैं 9, ठीक है, इसको काट भी सकते। अब ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 9, अच्छा से एकदम ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 19 का पावर 2 है, तो 19 टू जा कितना हो जाएगा 38, ठीक है। ये जाएगा ऊपर पावर तो कितना हो जाएगा 11, और अच्छा से ये कितना हो जाएगा, इसको 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62, ये जाएगा ऊपर तक कितना हो जाएगा प्लस 62, ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से Fe/Fg का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करने से कोई मतलब, या इसको 10 लेकर काटना चाहे तो काट सकते, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे, हम एक थोड़ा सा रेशियो दिखाना चाहते हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 9 20 और 20 और 11 9 कितना हो जाएगा 20 और 62 कितना हो जाएगा 62 प्लस 20 82। तो 82 में से 38 को क्या कर देना है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 38 है ना, ओके। ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस, हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि 9 हुआ और ये कितना हुआ माइनस 28 और ये गया था प्लस 11 और ये कितना हुआ प्लस 62, 11 और 9 कितना होगा 20, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 82 माइनस 338, तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 44, यानी कि ये लगभग का जो वैल्यू है लगभग वैल्यू है। हाँ, एक हम लोग यहाँ से 10 है तो 10 को मानकर घटा भी सकते हैं, 10 को मानकर घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटा लेते हैं तो वैल्यू कितना है 44 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। ये 10 है, मान लेते हैं इसको 10 मान लो, तो और घटा दो एक और। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लगभग 10 टू द पावर 43 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये समझाना चाहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, जैसे कि अगर बात बोला जाए इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मच स्ट्रॉन्गर होता है, जो कि हम बता दें, ठीक है, इसको नोट कर लेना। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे नॉन फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होता है, तो नॉन फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स का हम बात करें तो नॉन फोर्स में सबसे ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स। इसको दिमाग में डाल देना, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर फोर्स आपसे पूछे तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसको कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कवर करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकेंड नंबर का होता है, और उससे भी कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर होता है मैग्नेटिक फोर्स, और उससे भी कम सबसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सर हम लोग को आसपास जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिखता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है इसलिए उसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन अगर बोला जाए फोर्स में सबसे बड़ा कौन होता है तो न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस लगता है, ठीक है, इसको दिमाग में डालना है, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज क्या रिपल्सिव, बात सही है, क्योंकि लाइक चार्जिंग में कैसा होता है रिपल्सिव होता है, अनलाइक चार्जिंग में क्या होता है अट्रैक्टिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि अर्थ क्या करेगा भाई, यहाँ से अर्थ रिपेल कर देगा तो हम लोग को एकदम फायदा होगा, स्पेस में घूमना है एकदम आराम से यहीं से रिपेल कर दे, स्पेस से घूम लिया, फिर अट्रैक्ट कर लेगा वापस आ गया, रॉकेट का जरूरत ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगला चीज़ होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन किस पर डिपेंड कर रहा था मीडियम पर, एयर ले रहे हैं तो अलग वैल्यू होगा, मीडियम लेंगे तो अलग। लेकिन चार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे कैपिटल जी का वैल्यू कितना होगा, तो कैपिटल जी का वैल्यू यूनिवर्स का किसी भी कोना में जाया जाए उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। यानी कि कहीं पर भी यूनिवर्स का किसी भी कोना में जाया जाए इसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जबकि एप्सिलॉन का वैल्यू बदलते रहता है क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड करता है, कभी परमिट करेगा कभी परमिट नहीं करेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल देना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या बोलते हैं कि कभी भी हम लोग फोर्सेस का बात करें तो फोर्स एक कैसा क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर क्वांटिटीज है तो सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर्स। कूलम्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। कूलम्स फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ सेवरल पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल द चार्जेज ऑन द पॉइंट। यानी कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ये है क्या? तो ठीक है, इसको हम थोड़ा बताते हैं ये है क्या। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक कोई चार्ज पार्टिकल क्यू लेते हैं और इसके द्वारा सेवरल जितना भी चार्ज पार्टिकल है, जितना भी सेवरल चार्ज पार्टिकल है, ये हम मान लेते हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है। इसी तरह ये Qn, ये जितना भी फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं कि Q पार्टिकल पर ये फोर्स F1 लगाया, ये फोर्स कैसा लगाया F2 लगाया, ये फोर्स F3 लगाया, ये फोर्स कैसा लगाया Fn लगाया। तो जितना भी फोर्स होगा यहाँ पर नेट फोर्स अगर बोला जाए तो नेट फोर्स कैसा होगा? वेक्टोरियल सम, यानी कि वेक्टर फोर्स, यानी कि वेक्टोरियल सम, यानी कि वेक्टर जैसा ऐड करना है। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn, यानी कि वेक्टोरियल सम होना चाहिए। सर वेक्टोरियल सम कैसा होता है? यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर लिया जाए P और Q, इसके लिए भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। वेक्टर के बारे में इन डिटेल में देखना है, पूरा वीडियो वेब्स क्लासेस सर्च करना है, एकदम वेक्टर के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए, दोनों के बीच में एंगल अगर हम देखते हैं, दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने का तरीका जो है P प्लस Q, यहाँ पर क्या होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ये होता है वेक्टोरियल सम। यानी कि दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलता है? बीच में मिलता है। इसको इन डिटेल आपको वेब्स क्लास से सर्च मारना है, एकदम मिल जाएगा। और अभी लेट नहीं हुआ, अभी 11th का स्टार्टिंग जर्नी है, तो आप आराम से हर चीज़ को जानते हुए और हर डेली एक कंटिन्यू आप स्टडी करते हुए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक क्या करता है? बहुत ही सक्सेसफुल बनाता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप पढ़ने में तेज हैं कि नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना रेगुलर पढ़ते हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा भी है, अगर वो रेगुलर नहीं पढ़ता है तो वो फेल कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में अगर अच्छा नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि रोज़ कुछ पढ़ता है, तो क्लियर बात है एक दिन लाइफ में सक्सेस हो सकता है। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है सक्सेस का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा? P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, यहाँ पर रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हो जाता है tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। तो ये सब पूरा डिटेल में है, अभी ये जान कर रखना है। इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर सिमेट्रिक चार्जेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ चार्जेस, यानी कि सिमेट्रिक चार्जेज हो या इक्वल चार्जेज हो, यानी कि चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन अ सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, एक्सेट्रा, ड्यू टू अ सेवरल इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज ऑन अ वर्टिसेस शुड बी ऑलवेज 0। तो ये है क्या? इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। हम थोड़ा सा बताते हैं कि सिमिलैरिटी चार्जेज के लिए, जैसे कोई ट्रायंगल है, इस पर यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज, यहाँ भी प्लस Q चार्ज, यहाँ भी प्लस Q, यानी कि सिमिलैरिटीज है। तो उस केस में सेंटर पर अगर कोई भी एक चार्ज रखा गया -QA चार्ज, तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा? 0। पूरा डिटेल में देखना है, अगला वीडियो का वेट करना है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। या कोई रिंग चार्जेज है जिसमें सिमिलैरिटी चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर पर जो फोर्स होगा, यानी कि कोई पार्टिकल हम रख देते हैं, कोई पार्टिकल, यानी कि चार्जेस क्या होगा? 0 होगा। तो ये सब हम लोग अगला वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स को लेंगे, न्यूमेरिकल्स को लेंगे और उसको सॉल्व करने वाला है। यही इस सब तरह का न्यूमेरिकल्स आने वाला है। तो अगला वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक इसका कंसेप्ट पूरा वेक्टर का दम क्लियर करना है। कुछ कम से कम फार्मूला, जैसे कि इसमें आपको कम से कम
ये फार्मूला को तो याद करके रखना है, तब जाकर अगला क्लास का जो वीडियो है, अगला जो आएगा वो समझ में आने वाला है। क्या चीज़? तो वो फार्मूला है F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कम से कम इतना याद रखना है, इसका वैल्यू कितना होता है तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इतना याद रहता है तो अगला समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।